जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। यह सेट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है किसी चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ए और बी दोनों पर। किसी चालक का प्रतिरोध जो है किसी चालक का प्रतिरोध जो है वह पदार्थ, लंबाई, क्षेत्रफल और तापमान के पर निर्भर करता है। पदार्थ जो है, हर पदार्थ की प्रतिरोधकता अलग होती है। जैसे कि तांबा और चांदी जैसे धातु अच्छे चालक होते हैं, यानी कम प्रतिरोध होता है। रबड़ या लकड़ी जैसे पदार्थों का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। लंबाई की बात करें तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की बात करें तो प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार से कम होता है। तापमान तो धातुओं में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अर्धचालकों में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में कौन सी उंगली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्यमा उंगली। मध्यमा उंगली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मध्यमा उंगली, मध्यमा उंगली जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम विद्युत मोटर में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की तर्जनी जो कि चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा, विद्युत धारा, अंगूठा, बल या गति तीनों एक दूसरे के लंबवत रखे जाएं तो इनकी दिशा के अनुसार चालक पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हृदय रोग की रोकथाम में कौन सा विटामिन सहायक है। आपसे पूछा है कि हृदय रोग की रोकथाम में कौन सा विटामिन सहायक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ई। विटामिन ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीकरण से होने वाले नुकसान से बचाता है। यह रक्त में वसा को ऑक्सीकरण से रोकता है जिससे कोलेस्ट्रॉल का जमाव कम होता है। इस प्रकार यह हृदय रोगों विशेष रूप से धमनियों में रुकावट को रोकने में सहायक है। तो विटामिन ई जो है शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और त्वचा व प्रजनन तंत्र के लिए भी उपयोगी है। विटामिन ई के जो प्रमुख स्रोत है वो है वनस्पति तेल, बादाम, मूंगफली, अखरोट, हरे पत्तेदार सब्जियां। बाकी विकल्पों की बात हो तो विटामिन सी जो है घाव भरने और प्रतिरक्षा में सहायक है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का जो रासायनिक विटामिन डी जो है या जो है हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। विटामिन बी1 तंत्रिका तंत्र और पाचन में सहायक, इसकी कमी से बेरी रोग होता है जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा डीएनए का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डीएनए का पूरा नाम जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड वह आनुवांशिक पदार्थ है जो सभी जीवित प्राणियों की कोशिकाओं में नाभिक में पाया जाता है। डीएनए वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है। यह संरचना जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में बताई। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है जिसमें 3 भाग होते हैं। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, शर्करा और फास्फेट समूह। डीएनए की जोड़ी जो होती है वो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बांड से जुड़े होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। बल का सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में बल का मात्रक क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि एसआई प्रणाली में एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड में बल का मात्रक न्यूटन है। अन्य विकल्पों की बात करें जो दिया हुआ है केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है। डेसिबल की बात करें तो ध्वनि की तीव्रता का मापने का मात्रक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, तो एकदम सही है। डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्रुशक्ति शक्ति की इकाई है, यह भी सही है।
समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, या भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई दिया हुआ है, तो सेल्सियस जो है वास्तव में तापमान की इकाई है, ना कि ऊष्मा की नहीं। तो ऑप्शन डी जो है या गलत सुमेल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऊष्मा की एसआई इकाई जूल होती है। बाकी जो ऑप्शन में दिया डेसिबल या ध्वनि की इकाई, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अशुशक्ति शक्ति की परंपरागत इकाई है समुद्री मील। समुद्री वह वायु दूरी मापने की इकाई, एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कैथोड किरणें ऋण आवेशित कण है, या एकदम सही है। कैथोड किरणें सभी गैसों से उत्पन्न होती हैं, या भी सही है। इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल अवयव हैं, या भी सही है। हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता, या गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन वास्तव में सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, क्योंकि एक सामान्य हाइड्रोजन परमाणु एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब यह इलेक्ट्रॉन खो देता है तो सिर्फ प्रोटॉन बचता है, अतः हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता। यह गलत कथन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन ए दिया कैल्सीफ्लोरॉल, जिसे विटामिन डी का, जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से जो है बच्चों में रिकेटस, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है, जिसे अस्थि रुग्णता भी बोलते हैं। तो यह एकदम सही विकल्प है। नियासिन, नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, यह भी सही है। कोबालामिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से संघातिक रक्ताल्पता होता है, यह भी एकदम सही है। तो तीनों विकल्प सही है। राइबोफ्लेविन जो कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से दिया हुआ है बेरी, तो बेरी नहीं होता। इससे कमी से चिलोसिस और ग्लोसाइटिस होता है। बेरी जो होता है या विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। तो ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगी, या गलत है। ऑप्शन डी गलत विकल्प है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार, जिसका पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, या यंत्र है जो ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उपयोग कर पानी के अंदर स्थित वस्तुओं जैसे पनडुब्बी, चट्टान, डूबी हुई जहाज आदि की स्थिति, दूरी और गहराई का पता लगाता है। यह तकनीक ध्वनि तरंगों के प्रतिध्वनि यानी कि इको पर आधारित होती है। बाकी विकल्प क्यों गलत है, तो ऑडियोमीटर मानव श्रवण क्षमता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग होता है। सेकनेंट जो है या समुद्र में जहाज की स्थिति और कोण मापने के लिए प्रयोग होता है, परंतु यह डूबी वस्तुओं की स्थिति नहीं बताता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो या फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रिनल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एड्रेनलिन हार्मोन को ही आमतौर पर लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है, या अधविक्र ग्रंथि के मज्जा भाग से स्रावित होती है। यह हार्मोन तनाव, भय, उत्तेजना या खतरे की स्थिति में शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैनात करता है। इसका मुख्य प्रभाव जो है हृदय गति बढ़ाता है, रक्तचाप बढ़ाता है, श्वसन दर बढ़ाता है, मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ाता है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ाकर शरीर को ऊर्जा देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पड़हरित यानी कि क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पड़हरित एक हरा वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या हरित लवक के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। यह केवल पादप कोशिकाओं और कुछ शैवालों में पाया जाता है। बाकी विकल्पों की बात हो तो लाइसोसोम या कोशिका की आत्मघाती थैली है, पाचन एंजाइम रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यह कोशिका का पावर हाउस है, एटीपी ऊर्जा बनाता है। राइबोसोम की बात करें तो यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है केचुआ निम्न में से किस प्रणाली संघ से संबंधित है। आपसे पूछे केचुआ यानी कि अर्थवॉर्म निम्न में से किस प्रणाली संघ से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनेलिडा।
केचुआ का शरीर खंडों में बटा होता है, इसलिए यह एनेलिडा संघ में रखा गया। एनेलिडा शब्द लैटिन शब्द एनेलुस अर्थात छल्ला या रिंग से बना है। उसके शरीर पर खंड दिखाई देते हैं और ये वृत्ताकार तथा लंबवत पेशियों से युक्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर केचुआ, जोक आदि। बाकी विकल्पों की बात करें तो आर्थ्रोपोडा जिनके पैर जोड़ों वाले होते हैं, जैसे कीट, मकड़ी, केकड़ा आदि ने आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। मोलस्का की बात करें तो जिनका शरीर मुलायम और खोल से ढका होता है, जैसे घोंघा, ऑक्टोपस। प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। आपसे पूछा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डीएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वह आनुवंशिक पदार्थ है जो माता पिता से संतान तक वंशानुगत लक्षणों को पहुंचाता है या गुणसूत्रों में पाया जाता है। इसमें जीन होते हैं जो लक्षणों के निर्धारण और प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए डीएनए को ही जीवन का न्यू ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। डीएनए की खोज अभी हम लोग पढ़े जेम्स वाटसन और फ्रांसिस किक ने की थी। डीएनए का आकार डबल हेलिक्स होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नाट जहाज की चाल की माप है, या सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, या भी सही है। एंगस्ट्राम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है, या भी सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है, तो यह गलत हो जाएगा। प्रकाश वर्ष वास्तव में दूरी की इकाई है, ना कि समय की। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई, तो यह विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह दर्शाता है कि प्रकाश वर्ष एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वह लगभग 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होती। कितना, तो 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। बाकी विकल्पों की बात तो नाट जहाज या विमान की गति की इकाई है। एक नाट बराबर 1.852 किलोमीटर घंटा है। नॉटिकल मील समुद्र दूरी की इकाई है। एक नाटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। एंगस्ट्राम बहुत छोटी लंबाई मापने की इकाई, विशेषकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए। एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे पूछा कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवेग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट का संचालन आवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी बल लगे तो उसका कुल आवेग सदा स्थिर रहता है। रॉकेट जब ईंधन जलाता है तो वह गैसों को पीछे की दिशा में तीव्र वेग से फेंकता है और उसी के प्रतिक्रिया से रॉकेट आगे की दिशा में गति करता है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है पर आधारित है। सरल उदाहरण आपको बताएं तो जब आप नाव से पीछे की दिशा में पानी फेंकते हैं तो नाव आगे बढ़ती है। यही सिद्धांत रॉकेट पर भी लागू होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एक परमाणु में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा, यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या जो होता है किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। क्या, तो द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो यहाँ मास नंबर जो हो जाएगा, मास नंबर जो बराबर हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ जो दिया हुआ है प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, तो प्रोटॉन अभी हम लोग पढ़े हैं, प्रोटॉन दिया हुआ है 17 और न्यूट्रॉन दिया हुआ है 18। तो इनको जब जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 35, इसलिए उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या होगी 35। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा परमाणु क्लोरीन का होता है जिसका एक सामान्य समस्थानिक क्लोरीन 35 कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वसा के इमल्सीकरण के कारण में शामिल है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन वसा के इमल्सीकरण के कारण में शामिल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यकृत। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वसा का इमल्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बड़ी वसा बूंदें छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती ताकि एंजाइम यानी कि लाइपेज उन पर प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। यह प्रक्रिया पित्त द्वारा की जाती है जो यकृत में बनता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्तरस में पित्त लवण होते हैं जो वसा को इमल्सीफाई करके लाइपेज एंजाइम के कार्य को आसान करते हैं। यकृत क्या करता है, तो पित्त रस को बनाता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। अमाशय क्या करता है, तो अमाशय प्रोटीन पाचन प्रारंभ करता है पेप्सिन द्वारा। अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशयी रस में लाइपेज आदि एंजाइम होते हैं जो वसा को तोड़ते हैं पर इमल्सीकरण नहीं करते। प्लीहा की बात करें तो रक्त कोशिकाओं के विनाश और प्रतिरक्षा से संबंधित पाचन में भूमिका नहीं होती इसकी।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ग्रहों की गति का नियम किसने खोजा। आपसे पूछा कि ग्रहों की गति का नियम किसने खोजा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोहान्स केपलर ने। जोहान्स केपलर जर्मन खगोल शास्त्री ने ग्रहों की गति के 3 नियम प्रतिपादित किए। ये नियम 1609 से 1619 के बीच में प्रस्तुत किए गए। ये नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को स्पष्ट रूप से बताते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें, गैलीलियो तो दूरबीन का आविष्कारक और खगोलीय निरीक्षणों के लिए प्रसिद्ध है। आइंस्टीन की बात करें तो सापेक्षता सिद्धांत के जनक। न्यूटन की बात को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, जो बाद में केपलर के नियमों की व्याख्या करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रकाश की किरण जब वायु से पानी में प्रवेश करती है तो उनकी गति में क्या परिवर्तन होता है, यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। जब प्रकाश वायु कम सघन माध्यम से पानी यानी कि अधिक सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उनकी गति घट जाती है। इसका कारण यह है कि सघन माध्यम में अणु अधिक घनिष्ठ होते हैं, जिसमें प्रकाश तरंगों की गति कम हो जाती है। वायु में प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि पानी में लगभग 2.25 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है। गति घटने के साथ साथ प्रकाश किरण लंबवत की ओर मुड़ती है। इस प्रक्रिया को अपवर्तन कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह ऊतक जो पौधों को कठोर और सख्त बनाता है तथा पौधों के अंगों को शक्ति प्रदान करता है, वह है, बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स्क्लेरेंकाइमा बोलते हैं उसको। स्क्लेरेंकाइमा ऊतक पौधों के यांत्रिक ऊतकों में से एक है। इसका मुख्य कार्य है पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करना। इसकी कोशिकाएं मोटी, कठोर और लिग्निन से युक्त दीवारों वाली होती हैं। ये कोशिकाएं प्रायः मृत होती हैं। यह ऊतक तनों, बीजों, नट्स के खोल और पत्तियों की नसों में पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर नारियल का रेशा और सन स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं से बने होते हैं। क्या है एरेनकाइमा, तो एरेनकाइमा जो या जल पौधों में पाया जाता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान आसान हो सके। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। आपसे पूछा है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।